हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आप सब लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी और उसी को मदद करने के लिए हम पहुंचे हैं। तो कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस में वस्तु को किस स्थान पर रखें और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, जो चीज का एकदम डीपली से वर्णन किए थे और उसमें ट्रिकली भी आपको बतलाया गया था और साथ में इमेज भी रख करके बतलाया गया था। 5 या 10 मिनट का वो क्लास होगा। अगर आप सब लोग से हमें निवेदन है कि अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वो क्लास पहले देख लीजिए। क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अवश्य बनेंगे। और जब ये हम आज अभी जो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का एनालिसिस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वहां से इसमें प्रश्न जरूर आएगा। और कौन कौन से प्रश्न आएंगे जो हम आपको जरूर बतलाएंगे कि वस्तु किस स्थान पर रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है। इसकी क्लास ली गई थी पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पहले आ जाइए, यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन? सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सर सबसे फर्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? इसके बारे में मत सोचिए क्योंकि कोई मान डिजिट नहीं होता। अब बात रही या तो शून्य नहीं तो अनंत। शून्य तो कभी होगी नहीं, क्योंकि अगर शून्य हो गई फोकस उसकी दूरी तो वो दर्पण कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत कहलाने का मतलब ये होता है, सर समतल दर्पण की फोकस दूरी को हम अनंत क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो देखिए, होता यह है कि उसमें जो बने प्रतिबिंब, अर्थात जो जब दर्पण के सामने आते हैं तो उसके बने प्रतिबिंब अनंत दूरी तक दिखाई पड़ सकती है, इसीलिए उसकी फोकस दूरी को हम सब अनंत मानते हैं। ठीक है, तो एक का ए हो गया। दूसरे नंबर प्रश्न पे आइए। दूसरे नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जैसे देखिए, ये गोलीय दर्पण मतलब खोखले गोले, इसके यही न है व्यास। अब इसी भाग को अगर ये काट दिया जाए तो काट देने के बाद ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये दोनों भाग तो उसके द्वारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा 2 नंबर का। 3 नंबर प्रश्न पहुंचिए। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखनी चाहिए? यहां बोल रहा कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखनी चाहिए? जहां पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का हो। इसीलिए हम बोले थे वो क्लास आप लोग अवश्य जा करके देखिए, क्योंकि इसका उसी में एनालिसिस किया गया। जैसे यहां देख लीजिए, ये लेंस रहा उत्तल लेंस। अब इसमें बोल रहा है सर कि वस्तु तो यहां 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 यहां, अर्थात इसको F1 C1 F2 C2। अब बोल रहा है कि वस्तु को कहां रखें जो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो। तो जाहिर सी बात, हम इसके लिए कहां पे वस्तु को रखेंगे? तो 2F पे रखेंगे, 2F पर रखेंगे। जैसे इसको हम सब यहां से 2F भी दिया जाता है। ठीक है, तो 2F। देखिए, इसमें कहने का मतलब हम जो ये बताए थे उस क्लास में कि जब कोई वस्तु फोकस पे है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु फोकस पे तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पे बनती है, और कोई वस्तु अगर अनंत पे है तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी। और यहां उत्तल लेंस में बोल रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर चाहिए, तो उसको कहां रखें? तो उसको हमें रखना होगा 2F डैश पर। ठीक है, या 2F पर रख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता को मापी जाती है डायोप्टर में, इसीलिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर हो गया। 5 नंबर प्रश्न आइए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए अभिसारी लेंस पूछे तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, तो 6 का ए हो गया।
7 नंबर प्रश्न आइए, 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 7 नंबर बोल रहा किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, उत्तल लेंस में, और उसका प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित होती है। तो इसके लिए कंडीशन एक ही है कि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और उसके F1 के बीच रखी जाए, क्योंकि ये ऐसे एक ही मात्र कंडीशन है। वहां पे हम बताएं कि 6 नंबर इमेज एक ही मात्र ऐसा कंडीशन है कि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में अगर रखेंगे तो उसका आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होती है, और दर्पण के मतलब उस वस्तु के पीछे प्राप्त होती है, उसी तरफ, ठीक है, उसी तरफ प्राप्त होती है। इसीलिए 7 का डी हो जाएगा। दर्पण सूत्र 8 में आते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र तो देखिए, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होते हैं। दर्पण सूत्र अगर यहाँ बीच में प्लस लगा है तो ये दर्पण सूत्र होंगे, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u अगर यहाँ माइनस लगा है तो वह लेंस सूत्र होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अगर प्लस लगा हुआ है तो वो दर्पण सूत्र, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u तो वह लेंस सूत्र होते हैं। इसको एकदम रट लीजिए, ये प्रश्न छपने वाले हैं। तो दर्पण सूत्र तो 1/v और प्लस 1/u बराबर 1/f। फोकस करना है, यहाँ प्लस ही रखना है, ठीक है ना। और u भी एक ही साथ, u भी एक ही साथ, f अलग होंगे, f अलग होंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यह माइनस दिया, नहीं सर नहीं होगा। f के साथ 1/v कर दिया, नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए f के साथ 1/u कर दिया, नहीं होगा। होगा क्या? तो होगा वही 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और बीच में प्लस रहना चाहिए, वही दर्पण सूत्र होगा। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, लेंस सूत्र। हम अभी बोले हैं कि बीच में सिर्फ माइनस लगा दीजिए और दर्पण सूत्र ही लेंस सूत्र में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसीलिए 9 का ए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आरोपित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कैसा करेगा? डायरेक्ट इसको याद रखिए, अवतल लेंस की भांति यह कार्य करेगा। अब आइए 11 नंबर प्रश्न। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस कार्य करते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस होते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे जूम करके देखने के लिए जो होता है ना, उसमें उत्तल लेंस कार्य करते हैं। कौन लेंस? उत्तल लेंस कार्य करेंगे। 12 नंबर प्रश्न आ जाइए कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है P बराबर सूत्र होता है 1/f, ठीक है। लेंस कौन सा? उत्तल लेंस है, इसीलिए P बराबर इसका जो फोकस है वो 2 मीटर, वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, नहीं सॉरी धनात्मक होती है। इसीलिए 1/2 हो गया, और ये चार्ज प्लस में रहेंगे। P जब इसको भागा देंगे तो 0 ले लिए तो ये 10 हो जाएगा, और 2 × 10 अर्थात प्लस 0.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं, इसलिए ये डी होगा। और ये उत्तल लेंस दिया था, इसीलिए प्लस। अगर यहीं पर अवतल लेंस दे देता सर, अवतल लेंस में यही क्षमता निकालने बोलता तो माइनस 0.5 डायोप्टर होता, लेकिन उत्तल लेंस में दिया इसीलिए प्लस 0.5 डायोप्टर होगा। अब क्वेश्चन पहुंचते हैं 13 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर भाट, देखिए f बराबर दिया कितना है 10 सेंटीमीटर, और r बराबर भाट तो हम जानते क्या है, f बराबर r/2, ठीक है। तो f का मान 10 दिया है और r/2, 2 इस तरफ गुना में, इधर भागा में उधर चला गया गुना में, 10 दूना 20 अर्थात r का मान कितना सेंटीमीटर हो गया? 20 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या होगा? सटीक आंसर होगा। तो 13 का सी। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न। क्या करा? 14 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण एवं लेंस कहलाएंगे। यहाँ देख लीजिए, एक दर्पण है और दूसरा लेंस है, और दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, इसलिए दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसमें ऋणात्मक मान दिया है फोकस, इसीलिए वह अवतल होगा,
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि यहाँ -15 था और दर्पण पूछा तो हम अवतल दिए थे, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और यहाँ उत्तल लेंस पूछा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो वह उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। प्रश्न नंबर 17 आ जाते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित में से क्या संबंध है? सर ये पूछ रहा ना f और r में क्या संबंध है, तो f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 और यही इसका क्या है संबंध है, f बराबर r/2 होंगे। अब प्रश्न आते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखी जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का होगा? सर अगर वस्तु हमें समान आकार के चाहिए और पूछा क्या अवतल दर्पण पूछा है, वस्तु को बस इधर रख दीजिए ना, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि बकबक करने वाला व्यक्ति बकबक ही करेगा, इसीलिए वक्रता केंद्र। क्योंकि वहां हम लॉजिक बताए थे कि अनंत नाम का एक लड़का था जो पढ़ने में फोकस करता था, साथ में क्लास में बैठ के बकबक भी करता था, अर्थात जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, और बीच में वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। आज जब वक्रता केंद्र पर हम 5 फीट के खड़े हैं तो वक्रता केंद्र पर ही आके प्रतिबिंब बनेगा, तो 5 फीट के बनेगा, इसीलिए वस्तु के समान आकार में प्रतिबिंब चाहिए तो उसे वक्रता केंद्र पर रखिए, ठीक है, तो 18 का सी। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या दिया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता, उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशन में प्रतिबिंब ही बनेगा, या तो एक अनंत पर और नहीं तो एक फोकस और अनंत के बीच में, ऐसा रहेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी बनते हैं, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब भी हमेशा सीधा होगा, ये भी बात आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब 19 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए यहां पूछा है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के, एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम, दूसरा अपारदर्शी, अर्थात एक पारदर्शी दूसरा अपारदर्शी, जिसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी और जिसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होवे उसे अपारदर्शी प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, और ये 2 प्रकार की होती है। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनती है, जिसमें से 5 वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि एक प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा प्राप्त होती है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या दिया, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस, तो f बराबर क्या सूत्र जानते हैं, r/2, f r का मान 40/2 अर्थात f बराबर 20 सेंटीमीटर। नहीं दिया सर? एकदम दिया है सर, एकदम दिया है। तो चलिए 22 का नंबर 23 22 का और 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए जो प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अभी हम बोले अगर हम 5 फीट के हैं और 5 फीट के देखना चाहते हैं तो हमें कहां रहना होगा, अगर हम फोकस पर रहेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर जाके बनेगा, अगर हम अनंत पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो जब नजदीक से दूर गया तब बड़ा बन जाएगा, और जब अब दूर से नजदीक बनेगा तो छोटा बन जाए। हम जितना है उतना ही दिखना चाहते हैं तो हमें रहना होगा वक्रता केंद्र पर, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। तो 23 का बी हो गया। अभी आते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर, तो उसके नाभ्यांतर का मान ज्ञात कीजिए। वही सर f का मान ज्ञात कीजिए, तो f बराबर r/2 होता है, नाभ्यांतर में इस बीच वाला, तो 30/2 अर्थात f बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या आंसर नहीं देता? देता सर, तो 24 का सी होगा। चलिए बहुत अच्छा। अभी आते हैं हम सब 25 नंबर प्रश्नों की ओर, और 25 नंबर प्रश्न देखिए, जब प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरणें का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गित किरण के बीच के बने कोण को कौन से कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। कौन से कोण
कहते हैं। विचलन कोण क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कौन से कोण बनेंगे? विचलन कोण। एकदम सही है, 25 का ए हो जाएगा। अभी आते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अभी बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आप रट लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से भी आई प्रश्न। ठीक है, अभी आते हैं 28 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 28 नंबर प्रश्न? देखिए, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और प्रकाश इधर से गया, टकरा के वापस आया, इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश उधर से आया, इधर टकराया, उधर चला गया, तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। क्या दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? आपतन कोण अपरावर्तन कोण, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, और पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होंगे, ये वाला है। और ये दूसरा क्या है? आपतन कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो ये दूसरा नियम भी हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़िए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। पहला नियम अभी जो हमने आपको बताया कि तीनों एक ही तल पर होगा, दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। यही 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन का, परावर्तन के नियम हम बोल दिए। यहां देख लीजिए, अपवर्तन पूछा तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, लेकिन जो नियम हम बोले वो प्रकाश के परावर्तन के था। और 2 नियम इसमें होता है क्या? एक होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, इसका दूसरा नियम होगा क्या? साइन आई बटा साइन आर, और पहला नियम वही होंगे कि तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो इसके 2 नियम होते हैं। अभी आते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शकल है वो बड़ा दिखे, कहीं कट नहीं जाए, कहीं छट नहीं जाए, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आया था, गाड़ी के साइड मिरर में कौन से दर्पण? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, यहां बी हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा? 32 नंबर प्रश्न कह रहा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ता है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये 8 मीटर। क्यों? क्योंकि इन्हें से हम गए 4 धड़फड़ाल, और उन्हें से लगेगा कि 4 इधर वाला और 4 प्रतिबिंब आएगा, अर्थात 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दोनों की चाल आपस में जुट जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? 33 नंबर प्रश्न, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी, तो वो 8 डिग्री पर, क्योंकि हम अगर उस दर्पण को 4 डिग्री पर घुमाएंगे ना, तो 4 4 8 डिग्री पर उसका क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण घूम जाएगा, इसीलिए इसका बी हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं। सर, समतल दर्पण में जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा बनेगा, इसीलिए ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, 34 नंबर कंप्लीट। 35 नंबर देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, यदि वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए? उसकी आधा, जो वस्तु जितना लंबा है उसके आधे समतल दर्पण की साइज में देखेंगे। जैसे हम 4 फीट के, अब कितना बड़ा आईना होना चाहिए? तो 2 फीट का आईना होना चाहिए, तभी हमारा पूरा प्रतिबिंब बनेगा। इसी का क्या कर दीजिए, 0.5 मीटर का आधा, इसीलिए 0.75 मीटर हो जाएगा। अभी आते हैं 36 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अभी हम पीछे बताए थे कि धनात्मक प्लस भी ई, प्लस माइनस भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस भी। अभी पहुंचते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है, तो उसकी फोकस दूरी f बराबर r/2। अभी 10 बार ये प्रश्न हम बता चुके होंगे, तो 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा 37 का सी। अब प्रश्न बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं है? ये मिट्टिये होगा ऑप्शन इसमें होता है, क्योंकि एकदम ये VBI प्रश्न, अब इसको आप एकदम बउआ वाला प्रश्न बोलिए, और ये बिहार बोर्ड में आए चुके हैं प्रश्न।
ठीक है ना, किसका नहीं, तो मिट्टी का हम सब जो कभी नहीं लेंस बना सकते हैं। अभी 39 नंबर प्रश्न आइए। 39 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया गया, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का पसंद करेंगे। तो छोटा को बड़ा करना है ना सर, इसीलिए हमें उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे। किसका लेंस के करेंगे, वो भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 40 तक ही इसमें प्रश्न बनाई जाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट हमें कीजिए। जब हम क्लास लाइव अगर आकर के लेना शुरू करें तो आपके लिए तो हम 6-6 घंटे 7-7 घंटे तक खड़े रह सकते हैं। पूरे एक बुक अर्थात पूरे फिजिक्स को खत्म करने का पावर रखते हैं, बशर्ते आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज अभी बहुत कम है। फिलहाल स्टोरेज अगर कम है तो क्लास रिकॉर्डेड करके देना होता है और इसके लिए स्टोरेज देखना पड़ता है। बट 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न इसमें देखिए क्या है। 40 नंबर, आत्मदीप्त वस्तुएं हैं कौन से, तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसी को तो आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी के और इसके प्रश्न बच गए हैं कितना, तो पार्ट 2 आपको इंतजार करना होगा सर। सपोर्ट आप कीजिए, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि प्रश्न इसमें टोटल 75 76 और है सर। तो 40 प्रश्न ही आज लिया गया है, कल अगले क्लास में 98 प्रश्न, ठीक है। तो इसमें 40 लिया जाएगा, क्योंकि फोन में स्टोरेज हमारा बहुत कम है। लाइव अभी आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए, मौका दीजिए। लाइव आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी बातों को, मैसेज को हम पढ़ सकेंगे और उसके सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।